ऑल राइट, सो आज की क्लास में मैं उसी जगह से कंटिन्यू करूंगा और देखते हैं कुछ अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हेडिंग डालिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कर लिया सभी ने? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये क्या है, इसको थोड़ा बढ़िया से समझना है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत लंबा चौड़ा है बट मेन पार्ट उसका बड़ा छोटा सा है। सो ये बेसिकली ऐसा कहानी है कि जैसे मान लो एक बॉक्स ले लो और इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया O2, फिर इसके अंदर N2 ले लिया, फिर इसमें हाइड्रोजन ले लिया ना, तीनों अलग अलग गैसेस ले ली। मान लो अमोनिया भी ले लिया। इन सभी के अपने कोरस्पॉन्डिंग कुछ मोल्स हैं और बॉक्स एक ही है तो वॉल्यूम सभी के लिए क्या हो जाएगा, सेम। और बॉक्स एक है तो टेम्परेचर भी एक ही हो जाएगा। तो डाल्टन ने एक्सपेरिमेंट किया कि पहले एक एक गैस को अंदर रखा और उसके प्रेशर को मेजर किया। कि पहले हाइड्रोजन रखा, उसके प्रेशर को, उसको हटा के नाइट्रोजन रखा, उसके प्रेशर को देखा, उसको हटा के अमोनिया रखा, सभी के प्रेशर को देखा एंड फिर सबको इकट्ठे डाल दिया। ऑफ कोर्स सेम क्वांटिटी जो पहले डाली थी वही, एंड उस समय प्रेशर मेजर किया। तो उन्होंने देखा कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि जो फाइनल प्रेशर आ रहा है दैट इज सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? क्योंकि सब इकट्ठे हैं तो इन सबके अपना अपना कंट्रीब्यूशन है प्रेशर में। तो उस पार्ट ऑफ प्रेशर exerted by hydrogen is known as partial pressure of hydrogen। तो उन्होंने देखा कि पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के बराबर आ रहा है और इसी को उन्होंने एक लॉ बता दिया, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ना। अब कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात हो गई यार, ये हमें इसका मोल पता हो, इसका मोल पता हो, इसका चारों का मोल पता हो, हमें तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में क्या चाहिए, टोटल मोल चाहिए ना। अब यार एक मोल आप CO2 ले लो, 2 मोल हाइड्रोजन ले लो, क्या फर्क पड़ता है, टोटल आपने कितना लिया, 6 मोल ना। तो बस वही ध्यान रखना है हमें। तो कितने लोग कह रहे हैं ये तो सर कोई लॉ की जरूरत नहीं थी, तो जबरदस्ती वाली बात है, टोटल मोल इंटू RT बाई। और इस टोटल मोल को अगर मैं एक्सप्रेस करूं, अभी लिखना नहीं कुछ भी, समझ लो पहले ना, N3 प्लस मान लो 4 गैसेस लिया है तो N4 इंटू RT बाई V। तो कितने लोग कह रहे हैं ये N1 RT बाई V प्लस N2 RT बाई V प्लस N3। तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं उल्टा करके, प्लस डॉट डॉट। यही क्या था P1, यही क्या है P2, ये क्या है P3 और ये क्या है P4। यही पार्शियल प्रेशर है। क्या इसका सम ये नहीं आ रहा? ये कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि तब आइडियल गैस इक्वेशन पे लोगों का इतना कमांड नहीं था और ना तो ये इक्वेशन, तो ये पहली बार बताना बहुत बड़ी बात है कि अच्छा, क्योंकि तब सब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे। अभी मैंने इतना अच्छे से समझा दिया तुम्हें ना। अगर ये नहीं समझाया होता, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा होता कि भाई बताओ अगर एक गैस ले रहा हूं 10 atm प्रेशर आ रहा है, दूसरा ले रहा हूं 5, दोनों को ले लूंगा तो कितना प्रेशर आएगा, तो आप थोड़ा सोच में पड़ सकते थे। आपके दिमाग में बहुत सारे तरह के डाउट आते, यार ये बताओ अगर हाइड्रोजन पहले से डाल दिया, ऑक्सीजन डालूंगा तो जगह कहां मिलेगा। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं किसी बॉक्स के अंदर कोई भी गैस लो तो उनके पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहता है, तो दूसरा गैस डालोगे तो उसके लिए भी पूरा जगह है। तो दो गैसेस को एक ही डब्बे में रखोगे तो ऐसा नहीं होता है कि एक हाफ वॉल्यूम ले जाएगा दूसरा हाफ ले जाएगा, बल्कि दोनों ही उस पूरे वॉल्यूम को इक्वली शेयर करेंगे। मतलब इस कमरे के अंदर जो वॉल्यूम ऑक्सीजन का है वही वॉल्यूम नाइट्रोजन का है, वही वॉल्यूम CO2 का है, चाहे उनका अमाउंट कुछ भी हो, इससे कोई फर्क। क्योंकि गैस के अंदर पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से पैक्ड है कि इन्होंने इतना ऑक्युपाई कर लिया, अब दूसरा आएगा तो इसके अलावा ऑक्युपाई करेगा, ऐसा नहीं। गॉट माई पॉइंट? ओके, तो ये सब सोचो बड़ी बात है।
अच्छा दूसरा, उन्होंने और रिफाइन किया स्टेटमेंट। उन्होंने देखा कि भाई ये चीज ट्रू नहीं होता है हर केस में। कब नहीं ट्रू होगा बताओ, कब नहीं ट्रू हो सकता है, गेस करो। जब ये जो गैसेज हैं ये आपस में ही रिएक्ट कर जाए, क्योंकि अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो हम सोच रहे हैं इसमें O2 N2 H2 है, पता चला वो कुछ और ही बन गया, और उसके मोल भी कुछ और बन गए। तो जब मोल बदल जाएगा टोटल गैस का तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। मतलब गैसेस कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव इन नेचर। लिखना शुरू करो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो, इफ मोर देन वन नॉन रिएक्टिव गैसेस are taken in the same container, more than one non-reactive gases, underline कर लेना, are taken in the same container, are taken in the same container, then the total pressure of the gaseous mixture, then the total pressure of the gaseous mixture will be the sum of partial pressure, will be the sum of partial pressure, partial pressure will be the sum of partial pressure of each gaseous components, या of each gas लिख सकते हो, of each gas. Got it? That is उनके कहने का मतलब total pressure is the sum of P1 plus P2 plus P3 plus dot dot. Okay? बोलो, where P1 is equal to N1 RT by V, जहां पे P1 is partial pressure due to gas 1। मतलब यहाँ पे एक H2 N2 है, मान लो 1 H2 को बोल रहे, सात्विक ध्यान दे रहे हो क्या मेरी बात पे, और N1 is number of moles of first gas। number of moles of first gas। सिमिलरली पूरी कहानी लिख लो। सिमिलरली P2 is equal to क्या होगा, N2 RT by, और यहाँ पे वैसी कहानी लिख लो सेकेंड गैस, एंड ऐसे ही करते करते P3 is equal to N3 RT by V। बस तीन ही गैस लेके चलते हैं। सपोज करो तीन ही गैस भरी है, चार चार गैस नहीं लेके चलते। अब एक बात बताओ, मैं अगर टोटल प्रेशर बोलूं, पीटी का मतलब यहाँ पे क्या है, टोटल प्रेशर। पीटी इज द, अब एक बात बताओ, मैं टोटल प्रेशर लिखूं तो कितने लोग कहेंगे सर आरटी बाई वी सभी में कॉमन है, क्योंकि कंटेनर कॉमन है, टेम्परेचर उसका सेम। तो क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT बाई वी। डू यू गाइस एग्री? इसको इक्वेशन फोर्थ बोल देते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब एक रिलेशन दिखाता हूं तुम्हें, देखो क्या रिलेशन है। काम करो, 1 से 4 को डिवाइड करो। P1 अपॉन PT इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, बाई डिवाइडिंग 1 विथ 4। क्या जा रहा है, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। कितने लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है, ये कुछ टर्म है, क्या टर्म है, मोल फ्रैक्शन। कितने लोगों को दिखाई बात,
दिख गया क्या? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द मोल ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल। चार चीजें अगर आपने मिलाई है तो पहले वाले का मोल फ्रैक्शन विल बी मोल ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। यही होता है ना? तो ये आप इसको क्या लिखो, x1, और यहाँ पे क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। तो क्या समझ में आया? इसको सिंप्लीफाई करें, क्या समझ आया कि P1 इज इक्वल टू, बोलो, टोटल प्रेशर इनटू, हाँ जी, मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली P2 is equal to PT into X2. P3 is equal to PT into X3. एंड ये बात आप सभी समझते हो क्या? नोट, X1 प्लस X2 प्लस X3 सबका सम किसके बराबर होता है? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट। हाँ, नहीं तो आप लिख के दोबारा कर सकते हो, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ऐसे ही दूसरे केस में क्या होगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। तीसरे केस में सम करोगे, न्यूमरेटर में भी क्या आ गया, N1 N2 N3, डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया, N1 N2 N3, डिवाइड कर दोगे, सब गायब। आ गया मेरी बात समझ में सभी को? क्लियर हो गया? वेरी गुड। सो दैट्स हाउ वी बेसिकली डू इट। तो ये यही था क्या बेटा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल। इतना ही थियरी है। क्वेश्चन करो। नहीं, तो इंडिविजुअल गैसेस जो डाले वो तो N1 N2 N3 है उनके मोल। साथ भी, अच्छा हाँ, मतलब जितना मोल यहाँ डाला है अलग से उतना ही मिक्स करते समय, तभी तो बात होगी ना। वो P1 था, मतलब पहली गैस डालने के बाद। हाँ, अकेले अकेले। हाँ बिल्कुल, आना भी चाहिए ना। सम ऑफ मोल यूज करेंगे तो क्यों नहीं आएगा? वही तो पहले तुम्हें वही दिखाया था कि कौन सी बड़ी बात। गॉट इट ना? चलो क्वेश्चन करो तो। फाइंड द partial pressure exerted by hydrogen gas in a mixture of hydrogen and helium, in a mixture of hydrogen and helium, in a mixture of hydrogen and helium having total pressure of 8 atm 8 atm and molar ratio of hydrogen to helium is 1:3. Molar ratio of hydrogen to helium in the mixture is 1:3. बताइए क्या आंसर है?
क्या बन रहा है बेटा? 2, आओ चलो देखते। देखो आपके पास मिक्सचर है किसका? हाइड्रोजन एंड हीलियम का। इनके मोल्स क्या है? 1:, यानी मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का कितना होगा? मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल हाइड्रोजन प्लस हीलियम कितना आएगा बेटा? 1/1 + 3 कितना आ गया? 1/। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कितना आएगा? 3/4। समझ में आ गया सबको? अब भाई हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन इज इक्वल टू सी का मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन। यही तो सीखा है हमने। लास्ट रिलेशन देखो। अब बताओ मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का कितना है? 1/, एंड टोटल प्रेशर कितना है? 880। तो आंसर क्या आ गया? E/H2 इज इक्वल टू, सभी को समझ में आया? एंड प्रेशर ड्यू टू हीलियम विल बी हाउ मच? मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर। हीलियम का कितना है? 3/4 इंटू 8, कितना आ गया? 6 atm। सभी को समझ में आया क्या? गॉट इट ना? इजी है। अगला क्वेश्चन करेंगे। लिखो, equal masses of methane and oxygen are mixed। equal masses of methane and oxygen are mixed। अच्छा बेटा एक बात मैं समझा दूं, आपके दिमाग में ये तो नहीं आता है कि सर मिथेन ले लो और ऑक्सीजन ले लो तो ये दोनों रिएक्ट करके CO2 H2O बन जाएंगे? ऐसे तो नहीं आता है? आना चाहिए दिमाग में। कब? जब ये, हाँ, एमबी। ऐसे नहीं है मिथेन ऐसे निकला आग पकड़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ताकतवर बॉन्ड है यार, इतना आराम से नहीं टूटेगा, इसलिए हीटिंग जरूरत पड़ता है। तो और वो भी हीटिंग कितना? 800, 900, 1000 डिग्री सेल्सियस इतना तक जाना पड़ता है तो जाकर के ये कम इग्नाइट करना पड़ता है, स्पार्क देना पड़ता है पहले। एक बार स्टार्ट हो गया तो चेन चल पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं। तो जब मैं हाइड्रोजन या ऑक्सीजन साथ में लूं तो ये मत समझ लेना वाटर बन जाएगा। ऐसे नहीं होता है कि H2O2 ले लिया और वाटर बन गया तुरंत, H2O बना देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। H2N2 ले लिया सर अमोनिया बना देंगे, बिल्कुल नहीं करना। ये सब गलत काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो क्या कोई ऐसा है सर? कोई तो ऐसा होगा जो रिएक्ट कर जाएगा। तुम दिमाग लगाओ, जैसे मैं तुम्हें दे दूं अमोनिया और HCl, बताओ रिएक्ट करेंगे या नहीं? कर जाएंगे, क्योंकि इनका नेचर क्या है? अपोजिट। तो इसलिए कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्या इनके लिए वैलिड है क्या? नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, कौन से। और अमोनिया फॉर्मेशन में तो यार ये इतना बड़ा डिस्कवरी था कि इसके लिए लोगों को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट, हैबर्स प्रोसेस। इतना आसान थोड़ी, इतना आसान है तो यार फिर तो हम लोग भी बना के चलते हैं अमोनिया। तो बहुत ही apparatus, बहुत ही जबरदस्त डिजाइन करना पड़ता है, बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लगता है। कैटलिस्ट ले लो तो थोड़ा रिड्यूस होता है टेम्परेचर एंड तब जाके ये रिएक्शन होता है, ऐसे नहीं होता कभी भी कि H2S। तो अभी जो क्वेश्चन दिया, इतना ज्ञान इसीलिए दिया तुम लोग को कि ऑक्सीजन एंड मिथेन को रिएक्ट करा के ये मत बना देना और बोलना से डाल्टन लॉ तो लगा ही नहीं सकते। लगाइए डाल्टन लॉ। तो क्वेश्चन क्या था? बोलो। equal masses of methane and oxygen are mixed in a container. Okay, then find the fraction of total pressure exerted by methane
fraction of total pressure exerted by methane. That's it. क्या हो रहा है? 2/3 हो रहा है। ओके, आओ चलो देखते हैं। यार क्या है, कुछ क्वेश्चन नहीं है, देखो ध्यान से। इसमें क्या ऐड किया है मैंने? मीथेन। और क्या ऐड किया है? ऑक्सीजन। दोनों के मास क्या है? m ग्राम m। सबको समझ में आ रहा है? कितने लोग कह रहे हैं मोल CH4 का कितना होगा? m/16। मोल O2 का कितना होगा? m/30। ये समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ? 32/6 क्या है? 7 से। हाँ, मोलर मास है। मोल क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन मैंने पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई। हाँ, तो यानी CH4 अपॉन टोटल, ये पूछा है मैंने। तो बताओ PCH4 अपॉन PT इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। बोलो। तो क्वेश्चन ये पूछा, ये रेशियो निकालने का मतलब ये पता कर लो। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मोल ऑफ मीथेन अपॉन मोल ऑफ मीथेन प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन। मीथेन का मोल कितना है? m/16 अपॉन m/16 प्लस m/, सिंप्लीफाई कर लेते, 32 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? m कटा दो पहले तो, या ऐसे ही कर लोगे क्या तुम लोग? तो ये 2 अपॉन यहाँ पे 32 से कर लिया तो 2 + 1। क्या समझ में आया क्या? तो 2/3 इज द राइट आंसर। कितने लोग का आ गया था ये? ओके, ग्रेट। सभी को समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन लिखिए। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, for which of the following for which of the following gaseous mixture Dalton's law of partial pressure is not applicable? Following gaseous mixture Dalton's law of partial pressure is not applicable. Okay, option A H2NO2, B O2 plus N2, C is ammonia plus HCl, D NH3 plus BF3, E SO2 plus Cl2। ठीक है सर, H2 plus N2। बताइए, सोच के देखना, एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। सोच लो, बताओ पारस। बोलो आदित्य, कहाँ छुप गए तुम? कौन सा आंसर? सी एंड डी। कितने लोगों को सी डी दिखाई दे रहा है? अच्छा, सी तो सबको दिख रहा होगा।
बिकॉज अमोनिया गैस रिएक्ट्स विथ HCl गैस, ये बेस है और ये एसिड है, सो इट विल फॉर्म NH4Cl एंड ये सॉलिड हो जाएगा। मजे की बात ये है कि अगर आपने इसको लिया है कंटेनर में और इसका प्रेशर 180 आ रहा है, इसका 180 आ रहा है सेम कंटेनर में, तो इसका मतलब दोनों के मोल सेम है। जैसे ही मिक्स करोगे 0 हो जाएगा ATM, क्योंकि सबका सब यहाँ कन्वर्ट हो गया। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। बोलता अकेले इसको लिया 2 ATM, अकेले इसको लिया 1 ATM उसी डब्बे में, दोनों को इकट्ठे डाल दिया, आंसर इज 1 ATM, क्योंकि 1 ATM इसका 1 ATM इक्विमोलर को गायब कर लिया, जो बचा उसी की वजह से प्रेशर। पता चला क्या बोल दिया? ठीक है, वेरी गुड। अगर दोनों इक्वल प्रेशर वाले हुए तो 0 प्रेशर हो जाएगा, ऐसा होगा इसमें। तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग रखना एंड दोनों को इकट्ठे रखने पे सम ऑफ प्रेशर सेम नहीं है। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई? ओके, तो इसके लिए वैलिड नहीं, तो ये हो गया वैलिड नहीं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा दिमाग लग रहा हो तो यहाँ पे भी वही आंसर है, क्योंकि NH3 एंड BF3, बताओ कभी पढ़ाया था तुम लोग को? ये कौन सा रिएक्शन है? हाँ ठीक है, एसिड बेस में आप थोड़ा और मैच्योर हो गए हो यार तुम लोग। और अच्छी बात बताओ मुझे, इट इज अ रिएक्शन ऑफ लुईस एसिड लुईस बेस। बोलो यार, इतनी डिटेल में मैंने किसी को नहीं पढ़ाया, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा पहला बैच है जिसको एसिड बेस में 3 लेक्चर दिए हैं, टाइम दे दे करके, इसलिए ताकि तुम्हें मैच्योरिटी आए, ऐसी जगहों पे तुरंत तुम्हें स्ट्राइक करे। तो डी कितने लोग को दिखाई दिया था? हाथ उठाओ। ठीक, अच्छी बात है, चलो सेटिस्फैक्टरी। अब मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट करता हूं कि अब आप थोड़े और मैच्योर हो चुके हो। पता है कैसे? आपने रिडॉक्स भी पढ़ लिया, पढ़ा है क्या? और SO2 का नेचर क्या है? रिड्यूसिंग। क्लोरीन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। तो इट रिएक्ट्स SO2 combines with Cl2 and it forms SO2Cl2। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे भी नहीं कॉम्बिनेशन लेने हैं कि आपस में रिएक्ट कर जाए। तो यहां भी वैलिड नहीं है, यहां भी वैलिड नहीं है। इन अदर केसेस इट इज वैलिड। सो आंसर होगा CDE। किसी ने भी ई के बारे में सोचा था? अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा सोचा था कोई? थोड़ा सा और बढ़ाओ, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करना। ठीक, आ गया बात समझ में? अच्छी बात है, चलो ओके जी। तो ये तो रहा बेटा किसके बारे में कहानी? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम लोगों को पढ़ना है एक और इंपॉर्टेंट, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, लेकिन उसके पहले हमें पढ़ना है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। ओके, ये पढ़ने के बाद हम इस पे आएंगे, क्योंकि उसमें स्पीड और इन सब चीजों का यूज है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं, और आज आपको ये दिखाता हूं कि IIT JEE एडवांस के क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं मल्टीपल टॉपिक को मिक्स करके। चलो हेडिंग डालो, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। KTG शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, KTG, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। अब क्या है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, इसको समझो, है ना, बढ़िया से समझना है। अगर किसी बॉक्स के अंदर एक पिस्टन रख करके, मूवेबल पिस्टन रख करके, और इसके अंदर अगर आप गैसियस पार्टिकल्स को अगर देख पाते तो आपको दिखाई देता कि ये बड़ा रैंडम मोशन करता है। कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर, कोई इधर, बड़ा रैंडमली मूव करते हैं। और हर पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी, नेचुरल सी बात है यार, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 0।
क्योंकि कोई इस साइड भाग रहा है कोई इधर, तो हमेशा एक होमोजेनिटी मेंटेन रहेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जाके ये वॉल पे टकराएंगे भी, प्रेशर क्रिएट करेंगे, सारा काम होगा। हर जगह ऑन एन एवरेज जब ये होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, हर जगह पे प्रेशर सेम होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रेशर कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, सब जगह प्रेशर आइडेंटिकल। क्वेश्चन ये आता है कि इनमें स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या सभी के स्पीड सेम है? तो आंसर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे अपनी क्लास है भाई, सारे लोग मॉलिक्यूल्स हो ना, सारे लोग मॉलिक्यूल्स हो। इसमें फर्क ये है कि मैं अगर मान लो ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन गैस, तो सारे आइडेंटिकल हो जाएंगे। इट इज जस्ट लाइक जुड़वा बच्चे नहीं होते, आइडेंटिकल, वेट में भी, सब चीज में एक जैसे। ये सारे ऑक्सीजन है, ये भी O2 है, ये भी O2 है, तो ये क्लास को रिलेट नहीं करेगा क्योंकि अलग अलग स्ट्रक्चर है तुम लोग का, है ना। लेकिन मान लो कि सब आइडेंटिकल होते और सबको रनिंग कराने के लिए बोल दिया जाता, तो कोई जरूरी नहीं है कि सबका स्पीड, जरूरी नहीं है ऐसा, कोई कम स्पीड से भागेगा कोई ज्यादा से। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं सभी का स्पीड किसी टेम्परेचर T पे आइडेंटिकल नहीं होता है। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड, लो स्पीड से लेके बहुत हाई स्पीड तक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी है कि मतलब बहुत कम से लेकर के बहुत ज्यादा स्पीड तक का पूरा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। ये इन्होंने स्टैटिस्टिकल स्टडी की थी मॉलिक्यूलर मोशन पे, कि भाई किस तरीके से मूवमेंट हो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं पूरे को मिला लूं तो ऐसा है। ये क्या है, तो इस साइड में स्पीड है, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड इस साइड क्या है, कितने ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका वो स्पीड है, यानी दिस साइड इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दोनों में से कोई भी लिख सकते, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। वैसे लेफ्ट साइड में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करी जाती है यहाँ पे। तो कहने का मतलब, फ्रैक्शन कम होने का मतलब कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं, ज्यादा होने का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिनके पास वो स्पीड। जैसे मैं ये पूछूं, ये पॉइंट देखो ए और ये पॉइंट देखो बी, स्पीड किसका कम है, ए का या बी का? ए का, क्योंकि स्पीड पे एक्स एक्सिस देखना है। तो ये बी का स्पीड है ना, बी, जो बी फ्रैक्शन पे प्रेजेंट, किसका फ्रैक्शन ज्यादा है, कौन से स्पीड से ज्यादा मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, वी ए से या वी बी से? वी बी से, क्योंकि ये हाइट का मतलब ज्यादा पार्टिकल होते चले गए और इस साइड जाने का मतलब स्पीड बढ़ता गया। तो देख रहे हो, बढ़ते 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 ये एक मैक्सिमम हाइट अटेन किया। मैक्सिमम हाइट क्या मैक्सिमम स्पीड है? नहीं नहीं, मैक्सिमम हाइट का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस स्पीड को पोजेस किए हैं, और इसलिए इसको बोलते हैं वी एमपी। एमपी का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल, व्हाट इज दिस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब बहुत सारे पार्टिकल के ग्रुप में सबसे ज्यादा पार्टिकल जिस स्पीड से घूम रहे होते हैं उसी को बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये सुनो, तो यानी यहां पे कई सारी टर्मिनोलॉजीज डिफाइन होंगी। एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दूसरा होता है एवरेज। एवरेज जानते हो, जैसे जैसे आपके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम देखना चाहते हैं पूरे मॉलिक्यूल का ऐसा कोई सेंट्रल वैल्यू बताओ जिसके इर्द गिर्द सारे घूम रहे हैं, तो कैसे निकालते हैं हम? एवरेज। इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, वो होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वीआरएमएस जिसको बोलते हैं। तो तीन तरह के स्पीड हम देखेंगे, लेकिन पहले यहां से लिखना शुरू करो। देखो, इफ वी टेक एनी
gas inside a container at a temperature T all the molecules inside the container will not move with the same speed. All the molecule inside the container will not move with the same speed. Rather, there is distribution of speed. Rather, there is distribution of speed. Rather, there is distribution of speed. ऑलराइट, अब ये बनाओ, साथ में ये बनाओ, ये बॉक्स एंड फिर ये बनाओ. अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, स्टिल देयर. पहले ये दोनों लिखो, फिर हम लोग सारे स्पीड को, डिफरेंट टर्म्स को हम लोग समझते हैं क्या. ये पूरा लिखने के बाद पहले लिखना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. जिसको VMP या फिर UMP भी बोला जाता है. ठीक है, नोटेड. दोनों ग्राफ ये बना लिए, बनाइए बनाइए जल्दी बनाइए. ध्यान देना, ये कर्व सिमेट्रिकल नहीं होता है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं होता है. ऐसे मत कर देना कि ऐसा ऐसा बना दिया. इट हैज टू बी लाइक दिस, द वे आई हैव शोन यू. इधर की तरफ एक्सटेंड करना है. चलो लिखो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. What is most probable speed? It is the speed with which maximum number of molecules are moving inside the container. It is the speed with which maximum number of molecules are moving inside the container. दूसरा लिखेंगे एवरेज स्पीड. VAV, इसको ऐसे लिखा जाता है, या फिर UAV, या सिंपली V बार भी लिख देते हैं. एवरेज को इतने सारे टर्म से लिख. कैसे डिफाइन करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा है यार. नहीं, एवरेज कैसे पता चलेगा? जितनी स्पीड हो
अगर मान लो कि सभी की स्पीड, हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग है, तो कैसे करते? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइडेड बाई, अगर मान लो v1 से 15 पार्टिकल घूम रहे और v1 n1 प्लस v2 n2 प्लस डॉट 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 vn n, समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट, गॉट इट ना भाई? वही वाली कहानी है कि चलो सभी का स्पीड 10 पार्टिकल थे, सभी की स्पीड अलग अलग थे, लेकिन मान लो मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन लिया है जिसमें 100 पार्टिकल मूविंग विद स्पीड v1, 150 पार्टिकल मूविंग विद स्पीड v2, तो कैसे हम करते हैं? अब उसको यार कौन बार बार लिखे? 100 particles are moving with v1, मतलब v1 plus v1 plus v1 100 times. It is better to write them 100 into v1. That's what I have written, where n1 is the number of such molecule moving with the speed v1. ऐसे ही निकालते हो ना, फ्रीक्वेंसी वाला टेबल दिया रहता था। तो ये तब है जब हर पार्टिकल का स्पीड अलग है, ये तब है जब कुछ सेट ऑफ पार्टिकल्स, कुछ ग्रुप ऑफ पार्टिकल का स्पीड एक है, जैसे n1 पार्टिकल्स मूविंग विद द स्पीड v1। यहां आप बल्कि लिख सकते हो ब्रैकेट में ना, n1 particles have speed v1, n2 particles have speed v2, n3 particle have speed v3 and dot dot। और ये कब है? if all particles have, हाँ जी, different speed। क्या है? क्या है बेटा? तीसरा लिखो, तीसरा पार्ट, थर्ड वन। इसको बोलते हैं रूट मीन, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी। रूट मीन VRMS बुलाया जाता है, या फिर URMS, RMS लिखा रहेगा। फुल फॉर्म क्या है? रूट ऑफ मीन्स, मीन्स नहीं, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड। अब इसको समझाता हूं, अभी वो आप लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा। मिटा दो, ये ऊपर वाला मिटा दो। URMS, U है, ये RMS है, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, RMS लिखो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। गॉट इट? अब इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब है, सुनो ध्यान से, इसको ऐसे बोलते हैं, टेक द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड, मतलब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vn का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गए स्पीड का, इनका मीन ले लो डिवाइडेड बाई n, और इसका रूट ले लो, दिस इज RMS। स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड। अब ये तब एज्यूमिंग डिफरेंट, ऑल द पार्टिकल्स हैव डिफरेंट स्पीड, और फिर यहां पे अगर ऐसे लिखना चाहोगे तो क्या आ जाएगा? v1 n1 का होल स्क्वायर प्लस v2 n2 का, नहीं n2 क्यों आएगा? v1 स्क्वायर इंटू n1, v2 स्क्वायर इंटू n2।
अरे नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे सोचो ना, हम मीन किसका निकाल रहे हैं? स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज का। तो अगर v1 इज वेलोसिटी, n1 इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, तो v1 स्क्वायर विल बी द स्क्वायर ऑफ स्पीड। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर मूविंग विद दैट? n1। तो v1 का स्क्वायर इंटू n1 होगा। डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा ना, ये आना चाहिए ओवरऑल स्पीड ही। देखो ना, गॉट इट? तो इसको इसी फॉर्म में लिखे रहो, दूसरा फॉर्म नहीं लिखते हम लोग ना, क्लमजी हो जाएगा। गॉट इट? लिखोगे क्या वो भी? लिखे लो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक क्या है? v1 स्क्वायर इंटू n1 प्लस v2 स्क्वायर इंटू रूट मीन स्क्वायर स्पीड। गॉट इट? तो तीनों स्पीड क्लियर हो गया। आरएमएस का मतलब इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ऐसे लिख लेना, इसको ऐसे लिख लेना वर्डिंग्स में, इट इज द मीन ऑफ, सॉरी, रूट, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड। गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर है? इट इज द मीन, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड। जो प्रोसेस किया है उसी को मैं वर्डिंग्स में लिख रहा हूं। स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड। गॉट इट? अब देखो, इसके बड़े सिंपल क्वेश्चन कौन से? टेबल बेस्ड मान लो मैंने दे दिया, बिल्कुल हाइपोथेटिकल। फिर हम लोग इसको इम्प्रोवाइज करेंगे आइडियल गैस पे। ठीक है, दोनों चीजें करना है। तो चलो पहले एक सिंपल प्रॉब्लम पे करते हैं। मान लो ऐसे कुछ बॉक्स लिया है एंड आई हैव गॉट, से फॉर एग्जांपल, टोटल सैंपल साइज, यहां स्पीड, यहां नंबर ऑफ पार्टिकल। एक तरफ मैं आपको स्पीड दे रहा हूं, एक तरफ पार्टिकल्स के नंबर दे रहा हूं। जैसे मान लो मैंने दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड और यहां दे दिया 100 मॉलिक्यूल्स आर देयर। इसको कम देता हूं यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो ना। मान लो 2 मॉलिक्यूल्स आर देयर। फिर दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, 1 मॉलिक्यूल। फिर दे दिया 100 मीटर पर सेकेंड। मान लो ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं यार, क्या मजाक कर रहे हो? ऐसे देने दो, थोड़ा इजी रहे कैलकुलेशन करने में। मान लो 200 मैंने दे दिया एंड 2 पार्टिकल्स है, बस दैट्स इट। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सपोज दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर? 15 particles taken in a box, and these are the distribution of the speed with them. Okay, find all three of them: most probable speed, average speed, and root mean square speed. Write down. Find most probable speed, average speed, and root mean square speed for the distribution of the speed given below. ये टेबल है।
आ गया आपको बात समझ में? ओके ग्रेट। तो आइए देखते हैं एक-एक करके। चलो सबसे पहला देखते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबल तो सबसे आसानी से आया होगा। उसमें क्या देखना है आपको, कितने मैक्सिमम पार्टिकल कहाँ है, कौन सा है? हाँ अच्छा, मैक्सिमम पार्टिकल 10 है विच आर मूविंग विद स्पीड, तो आंसर क्या होगा इसका? 100। सबको समझ में आ रहा है ना? 10 तो नहीं ना लिख दिया है स्पीड पूछा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं पूछे। गॉट इट? अच्छा एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल लिया क्या? अच्छा यहां से करें, ये फॉर्मूला लगा के 10 मीटर पर सेकंड से कितने मूव कर रहे हैं? 2। 20 से कितना? और 100 से कितना? और 200 से? और टोटल कितने पार्टिकल? 2 + 1 + 10 + 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते, बता कितना आ रहा है बेटा? 96 पूरा कट के आ रहा है। क्या बात है यार, ये फ्यूचर के लिए डेटा में सेव कर सकते। 96 ये बिल्कुल रैंडमली दी। लास्ट वाला तकलीफ है वो मैं पूछूंगा ही नहीं ना, ये पूछ। अच्छा ओके ओके ओके, गॉट इट। ये 96 आ गया ना? अब आई होप ये निकाल ही लोगे तुम लोग। ठीक है चलो, वी आर डन। तो सबको समझ में आ गया? बोलो। अब समझते हैं, चलो ये तो हो गया बिल्कुल एकदम कि कैसे भी पार्टिकल रहे किस तरीके का। लेकिन हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? आइडियल गैस के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर में। यानी इसका वहां पे कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशन होगा, अदरवाइज ये सब क्यों पढ़ाता मैं? क्या एप्लीकेशन है? तो इन पे जो डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल स्टडी करी थी, मैंने बोला मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर स्टडी करी एंड इन्होंने इसका वेरिएशन, ये जो एमपी है या ये तीनों का वेरिएशन विथ टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, इनके साथ फॉर्मुलेट किया। वो फॉर्मूला आपको जानना है कितना होता है फॉर आइडियल गैस। लिखो, फॉर आइडियल गैस सीधा इसका सीधा जानना है ना, स्टैट्स नहीं पढ़ना है अभी हमें सीधा इसकी वैल्यू जाननी। फॉर आइडियल गैस दिस वैल्यू mp was found to be root over 2RT by m, where आप समझ रहे हो R यूनिवर्सल, वही वही जो आप समझते हो, ठीक है ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन, एंड m क्या है? मॉलिक्यूलर मास। अब आप यूनिट का ध्यान रखना, अभी मैं आपसे कैलकुलेशन भी करवाऊंगा। कितनी वैल्यू आई है बेटा? √2RT बाई, किसकी बात कर रहा हूं मैं? और जो एवरेज वैल्यू आती है वो आती है 8R इंटू टी अपॉन पाई इंटू मॉलिक्यूलर मास। बाकी सब कहानी वही है, यहाँ पाई 3.14 के क्लोजेस्ट वैल्यू वाली, ठीक है। जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आता है वो 3 टाइम्स ऑफ RT बाई एम आता है। मजे की बात देख रहे हो क्या? अगर तुम इसमें देखो तो इनका रेशियो ले लेते हैं। सबसे कम कौन है बताओ? हाँ, मोस्ट प्रोबेबल इज टू वी एवरेज इज टू वी RMS। इन तीनों का रेशियो लेते हैं, कितना आएगा? ये आएगा √2 इज टू √8/पाई इज टू √3। बता √2 की वैल्यू कितनी होती है? √8/पाई का वैल्यू बता तो, निकाल के कितना होता है, निकाल के बता। और ये कितना है? 1.732। ये वैल्यू बताओ यार कितना है? अरे निकालना कैलकुलेटर से। 0.9? क्या बात कर रहे हैं? अरे 8 डिवाइडेड बाई 3.14 कर लेना यार, कितना आ रहा है, एंड उसका रूट ले लो। 8 डिवाइडेड बाई 3.14, वो 8/पाई हो गया, उसका रूट गलत। 1.
कुछ सोचो ना यार, इनके बीच आना चाहिए ना, 0.89 कहां से आ जाएगा? 1.59 आ रहा है, चलो ठीक। तो ये इनका रेशियो है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल। अच्छा अब देख, समझ में आ रहा है इससे क्या, कि जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कि वीएमपी से बड़ा एवरेज होता है, एवरेज से भी बड़ा क्या होता है? आरएमएस। मतलब अगर मैं इस ग्राफ में देखूं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के, तो अगर ये वीएमपी है तो पक्का इसके आगे ही क्या होगा? वी एवरेज। और इसके भी आगे कौन होगा? वी आरएमएस। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो आरएमएस स्पीड से घूमने वाले मॉलिक्यूल सबसे कम है, फ्रैक्शन नीचे है ना इसका। सबसे ज्यादा किससे मूव कर रहा है? मोस्ट प्रोबेबल से होना भी चाहिए, एवरेज से उसके बाद, और सबसे कम किस स्पीड से घूम रहे हैं? ये तीनों में अगर डिफाइन किया जाए। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आया? हाँ। अब चलो निकालते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया। ये कुछ क्वेश्चन किया जाए इस पे, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीनों नोट कर लो, ये आइडियल गैस के लिए ये तीनों की वैल्यू है। अब बेटा वो तुम दिमाग लगाना ना, जब स्पीड में बोलूंगा तब निकालेंगे, वो तो यूनिट का खेल है सब, वो जो आप समझ रहे हो वही है। मॉलिक्यूलर मास है वो, ग्राम पर मोल। नहीं तो आर में से मोल कैसे कटेगा? उसमें भी तो मोल इनवर्स रहता है ना, इसलिए मैंने लिखा है। चले क्वेश्चन किया जाए, लिखिए तो। फाइंड द रेशियो ऑफ RMS speed of hydrogen to RMS speed of oxygen at same temperature. Find the ratio of RMS speed of hydrogen to RMS speed of oxygen RMS speed of hydrogen to RMS speed of oxygen at same temperature. आप देख रहे हो स्पीड और किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, दो ही फैक्टर है, टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास। मतलब वो कितना हैवी है, देखो देखो यहां पे भी दिख रहा है ना, हैवीनेस डिक्रीजेस द स्पीड। जितना मास ज्यादा उतना स्पीड कम, रूट ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और दूसरा क्या दिख रहा है, टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, होना भी चाहिए। हाई टेम्परेचर करोगे तो थर्मल एनर्जी ज्यादा रहेगी। वो देखो ना, वो तो वैल्यू में ही दिख रहा है। 8/पाई की वैल्यू कितनी होगी? अरे 8/3 करेगा कितना आएगा? 2 से ज्यादा ही आएगा ना, 3 से कम आएगा ना। अरे बाबा, तो पिछला क्वेश्चन में आइडियल गैस का नहीं करा रहा था, पिछला क्वेश्चन एक रैंडम डेटा था पार्टिकल्स का, इसलिए तो आगे चल करके आइडियल। सुन रहे हो क्या बोल रहे हो? कह रहे सर आपने जो न्यूमेरिकल कराया था उसमें तो आरएमएस की वैल्यू और ये सब इस ऑर्डर में नहीं आ रहे। इसलिए नहीं आ रहा है कि वो आइडियल गैस मैंने लिया ही नहीं था, वो कोई भी रैंडम पार्टिकल हो सकता है, वो लिक्विड के पार्टिकल्स हो, क्योंकि मूवमेंट तो उसमें भी होता है। मैंने बोला ही नहीं कि वो आइडियल गैस है। चलो, आइडियल गैस होते तो हम सीधा फिर वो वैल्यू देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, टेबल भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। आइडियल गैस होते तो सीधा इसी से निकाल लेते। कितना आ रहा है? 4:1 आ रहा है। ओके, आओ चलो देखते हैं, देखा जाए क्या है, बताओ क्या जाए। देखो आरएमएस स्पीड ऑफ O2, आरएमएस स्पीड ऑफ इज इक्वल टू, ये दिख रहा है ना, आरएमएस में 3RT वाले टर्म आएगा ना,
और कितने लोग करें टेम्परेचर सेम है तो ये पूरा फैक्टर कट जाएगा ऊपर नीचे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं डायरेक्टली m ऑफ O2 टू m ऑफ, तुम पूरा पूरा लिख के कटाओ यार, कॉमन टर्म ऐसे ही हटा देना है। उल्टा लिख दिया? नहीं, एकदम सही लिखा है। अरे देखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यार। चल मैं पूरा लिख देता हूं, तुम लोग ना 3RT भाई, देख रहे हो विनायक का लेवल क्या हो गया, अभी फॉर्म में आ गया वो। H2 अपॉन रूट ओवर 3RT बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। अब बता 3RT गया, अब ये क्या आ गया 1 अपॉन रूट MH2 अपॉन 1 अपॉन रूट MO2। अब 1 अपॉन रूट ओवर H2 इंटू उल्टा कर दो, आ गया क्या बात समझ, पूरे का रूट O2। तो यहां से स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर m ना, तो v1 बाई v2 करेगा तो m2 बाई m1 हो जाएगा। समझ में आया क्या? ओके बेटा, तो कितना वैल्यू आ रहा है रूट ओवर बता तो 32 अपॉन, हाँ कितने लोग कह रहे हैं यूनिट लिखने से भी कोई फायदा, क्योंकि ऊपर नीचे से, हाँ तो तकलीफ में नहीं आना है। यहां से कितना हो गया 16, 4:1 इज द राइट आंसर। कितने लोग का सही हुआ था? 4:1:4 नहीं बोला था ना, 4:1 इज करेक्ट। आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? बोलो अगला लिखो। एट व्हाट टेम्परेचर, at what temperature the RMS speed of oxygen, at what temperature RMS speed of oxygen becomes equal to, at what temperature RMS speed of oxygen becomes equal to most probable speed of helium at 27 degrees Celsius. Most probable speed of helium at 27 degree Celsius.
हाँ जी, कर लिया, कर लिया। कितना आसान है ना। बताओ क्या मैंने बोला है कि आरएमएस स्पीड ऑफ VRMS ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू MP ऑफ हीलियम। ये कितने पे, और ये हमें T निकालना है ना, बोलो। तो बताओ आरएमएस स्पीड ऑफ O2 क्या होगा, √3RT ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 √2RT ऑफ हीलियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। ये सुनो, कितने लोग कह रहे हैं रूट एंड आर उड़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × T ऑफ O2 अपॉन ये 32 लिख दूं। यूनिट तो दोनों तरफ सेम रहेंगे इसलिए कट जाएगा। 2 × हीलियम 27, क्या 27 लिख दूं क्या? हमेशा केल्विन में लिखना, गलत हो जाएगा नहीं तो। हीलियम कितना, तो टेम्परेचर O2 कितना आ गया 1600 केल्विन। कितने लोग का ये सही हुआ, सबका सही हो गया। ओके, तो आपको घर के लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको घर पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे अभी ग्राहम्स लॉ भी पढ़ाना है, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो घर के लिए क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि फाइंड द स्पीड ऑफ किसका देंगे बताओ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फाइंड द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा स्पीड, अच्छा ये गुड क्वेश्चन, कौन सा स्पीड बताओ। हाँ, तीनों नजदीक ही होते हैं, ज्यादा फर्क तो है नहीं। फाइंड द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इससे आपको ये आइडिया लगेगा, क्योंकि आरएमएस एवरेज और ये सब वैल्यूज बहुत क्लोज ही है, बहुत दूर नहीं है ना। देखो ना 1.44 था, 41 एंड 1.59, कितना डिस्टेंस, बहुत ज्यादा तो नहीं। तो इसलिए जो एवरेज स्पीड आएगा वही, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा आपको किसमें, इन मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू निकालनी है आपको, निकाल के मुझे ग्रुप में पोस्ट कर देना सब लोग, ठीक है। टेम्परेचर रूम, एक काम करो, इतना ले लो कि थोड़ा सिंपल हो जाए, 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस, बस हो गया ना सब। ओके, मैं एक आइडिया लेना चाहता हूं बेसिकली किसके आसपास रहेगा, ठीक है, गॉट इट। तो ये करके भेजना, इससे आपको यूनिट का थोड़ा पता लगेगा। और वैसे मैं बता रहा हूं कि वैल्यू जो आने वाली है ना, वो समवेयर अराउंड 200 से लेकर के 500-600 के आसपास आना चाहिए मीटर पर सेकेंड। तो अपना डेटा चेक करना उस हिसाब से ना, ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम से आ जाए 0.1 मीटर पर सेकेंड, ऐसे चलने लग जाए आराम आराम से। यहाँ से इतना स्लो नहीं चलता है, बहुत फास्ट चलते हैं मॉलिक्यूल्स, गॉट इट। ओके, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस टॉपिक को रिलेट करते हैं दो जगहों से, एक है ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, और दूसरा रिलेट करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। कुछ याद आया आपको? हमने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपॉन, मालूम है, मैं आपसे कंपेयर करा सकता हूं व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ऑक्सीजन टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम एट सेम टेम्परेचर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड हीलियम का। तो कितने लोग कह रहे हैं उसमें H चाहिए, M चाहिए एंड V। M तो उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, और स्पीड H तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, एंड V कितने लोग कह रहे हैं इनमें से कोई एक पार्ट लेंगे, जो लेंगे वो दोनों के लिए लेंगे। एवरेज लेकर के चलो या आरएमएस लेके चलो, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गॉट इट। लेना जो दोनों सेम लेना, एवरेज स्पीड ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो वैसे ही ऊपर नीचे से सब कटने वाले हैं टर्म। आ रहा है क्या बात समझ में? क्या ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे? कुछ दम नहीं है यार, बस स्पीड को इधर उधर घुमाना है, बस टेम्परेचर आपको दिया रहेगा, गॉट इट। हेडिंग डालिए आप लोग, ग्राहम्स लॉ। एक मिनट वेट, अभी मुझे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का एरिया बताना है आपको, ओके।
तो हेडिंग डालो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बड़ा रफ सा एस्टिमेट मैंने आपको दिया था, मैं आपको पूरा देता हूं कि क्या होता है। मैक्सवेल BOLTZMANN, मैक्सवेल तो जानते ही होंगे। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एंड उसमें देखो लेफ्ट साइड में क्या होता है, मैंने बस आपको एक छोटा सा ही पार्ट बताया था, dn/n, वेयर व्हाट इज n, n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या n नॉट लिख दे रहा हूं, इनटू 1/dv। कभी ऐसा रहता है या कभी ऐसा रहता है, सिंपली dn/dv रहता है, और ये पूरा एरिया ऐसे करके यहां, मतलब यहां v। अब क्वेश्चन क्या आता है मैं वो बता रहा हूं आपको ना, इधर ये स्पीड है, ये dn/n। देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन इतना पूछा जाता है कि जो इसका एरिया है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो डिपेंड करता है वाई एक्सिस पे आपने क्या रखा है, एक्स पे क्या रखा है, उसके हिसाब से बताओ। एरिया निकालने के लिए क्या करते हो, y इंटू एक्स का मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पे आप देखो इस जगह का जो हाइट है और इस जगह का हाइट अलग अलग है, तो इसलिए छोटा सा स्ट्रिप लेकर के पूरा इंटीग्रल करते हैं। आपने आई होप अब तक एक आधा प्रॉब्लम तो किए ही होंगे फिजिक्स में ना। हाँ मतलब चलो ठीक है, आओ सुनो। तो एरिया अगर मैं ऊपर वाले का निकालू, बात नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एरिया ऊपर का निकालू तो y एक्सिस यानी dn/n0 इंटू 1/dv मल्टीप्लाई बाई dv, क्योंकि ये v है। किसी नॉर्मल जगहों पे जाके एक ये स्पीड का कहानी समझ रहे हो ना, ये क्या है dv, और ये इंटीग्रल करेंगे, और इंटीग्रल करोगे तो बताओ dv से dv उड़ जाएगा, dn/n0, n0 तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ dn, dn का मतलब क्या है, सम ऑफ समेशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो कितने पार्टिकल है भाई, उनको सबको जोड़ के लिखना है, तो कितने पार्टिकल थे टोटल, n0 कितना आ गया। तो बेटा अगर लेफ्ट में dn/n0 इंटू 1/dv लिखा हो तो एरिया इज 1। इसके केस में एरिया कैसे निकालेंगे, dn/dv इंटू dv, इसका इंटीग्रल, dv गया, dn का इंटीग्रल कितना आएगा, सम ऑफ ऑल द पार्टिकल n0। कहने का मतलब कांस्टेंट ही आएगा, बट इस बारी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा और इस बारी 1 रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर यहां फ्रैक्शन है, dn/n क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड v, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड v डिवाइडेड बाई पर यूनिट वेरिएशन ऑफ द स्पीड dv। इस dv का जो स्ट्रिप है, यहां से यहां तक में कितने पार्टिकल्स हैं उनका फ्रैक्शन। सो dn/n0 इंटू 1/dv। तो ये नोट करके लिख लो, द एरिया ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व is a constant value, is a constant value. The area of Maxwell Boltzmann distribution curve is a constant value. It is equal to either 1 or total number of gaseous particle n0, depending on the variable on the y-axis. It is either equal to 1 or equal to the number of particles, total number of particles. It is either equal to 1 or equal to total number of particles depending on the variable taken on y-axis। अब ये दोनों ग्राफ दिखा करके दोनों का एरिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखाया है, दोनों कर लेना। ये पहला पार्ट था और ये सेकंड पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, ये पहला पार्ट था ऊपर। दोनों दिखा लो जल्दी, कर लिया सभी ने, मिटा दूं,
जल्दी नोट करो इसको। हाँ जी, कर लिया सभी ने? ओके, तो सभी को समझ में आ गया। अब देखो, इसका कभी कभी ना एप्लीकेशन पूछता है, बोलता है कि अगर टेम्परेचर अप कर दूं, ध्यान से सुनो बेटा, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द हाइट ऑफ द कर्व। ये पूछता है एग्जाम में कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द हाइट ऑफ द कर्व इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। सो dn अपॉन n नॉट 1 अपॉन dv। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितने लोग कह रहे हैं, ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, सभी के फॉर्मूले में क्या आता है, RT बाई एम का टेम्परेचर आता है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस ग्राफ को आगे की तरफ ड्रैग करेगा और इलोंगेट करेगा, लेकिन एरिया कांस्टेंट रहना है, एरिया कांस्टेंट रहना है। और आप इसको विड्थ बढ़ा रहे हो ग्राफ का, तो हाइट, समझ में आ गया ना, इसलिए ऐसा होता है। तो लिख लेना द हाइट ऑफ द कर्व डिक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं, सॉरी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये कर्व और वाइड होता जाएगा। ये T1, ये T2, ये T। As the temperature is increased, the height of the curve decreases and it stretches more. Width इसका increase कर जाता है, height decreases and width increases. Why? To ensure the total area remains constant. Total area remains constant. क्योंकि एरिया तो ये होता है ना बेटा, ये देखो, यही है ना एरिया। अब ये वैल्यू कांस्टेंट करने के लिए अगर आप इसको बढ़ा रहे हो तो हाइट डिक्रीज करना पड़ेगा। गॉट इट? बोलिए। ग्रेट, हेडिंग डालिए, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। हाँ, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। अभी समझाता हूं क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा है, 10 मिनट का, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मिटा दो इसको, मैं लिखवा रहा हूं, ये मिटा दो ना पूरा।
इफ्यूजन और डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। अब इस बात को समझते हैं थोड़ा, किसके लिए? गैसेस के लिए, है ना। डिफ्यूज करने को क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिफ्यूजन? देखो, मान लो एक कंटेनर लिया है, ध्यान से समझना। सपोज यू हैव वन कंटेनर विथ यू, एंड इस कंटेनर के अंदर इस साइड में मैंने कोई गैस नहीं भर रखी है, कुछ भी नहीं, और इस साइड में नाइट्रोजन भर रखी है, और यहां एक पार्टीशन लगा रखा है, चैम्बर क्लोज्ड है। अब मैं बोल दूं कि यहां एक बड़ा सा कट मार दिया मैंने, हटा दिया, क्या होगा बताओ? तो ये जो फ्लो है गैसेस का, इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। कहां से कहां की तरफ हो रहा है? हायर प्रेशर से। फिर कहोगे सर इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन सुन, अरे उल्टा नहीं बोलना है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर कौन बोल रहा है भाई? ये इमोशनली, आओ देखते हैं। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं अभी रोस्ट करता तुम्हारे रूल से। ठीक है, हाँ, ध्यान से देख। हाँ, यहाँ नाइट्रोजन है ना। अगर ये बड़ा सा कट लगाने के बजाय अगर मैं एक छोटे से पिन लेकर के, पिन ऐसे कट, मतलब कट तो नहीं मारते, एक छोटा सा उसको पंक्चर करने की कोशिश करता, पिन होल करने की कोशिश करता, तो अब कितने लोग कह रहे हैं कि सर अब यहां से भी गैसेस बाहर आएंगी? ये सुनो, इस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्यूजन। सो यहां पे भी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा। कहोगे सर क्या डिफरेंस हुआ यार, घूम तो इधर से उधर ही हो रहा है ना। रुक जाओ रुक जाओ, अभी बताता हूं, अभी बताता हूं तुम लोग को। देखो, इधर अगर मान लो चैम्बर के दूसरे तरफ ऑक्सीजन भी रखे रहते, और इधर 100 एटीएम प्रेशर है, और इधर मान लो करीब 20 एटीएम प्रेशर है, और ये बड़ा सा कट लगाते, तो नाइट्रोजन भी इधर से इधर आता, ऑक्सीजन भी इधर से इधर जाता, क्योंकि बहुत स्पेस है और मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इधर से इधर आएगा तो सर ब्लॉक कर देगा। अब इतने छोटे डोर से सर अगर मान लो शिवांश जा रहा हो, तो उधर से समग्र कैसे आ सकता है? दिक्कत होगा ना, धक्के मारते हुए इसको बाहर तक लेके जाएगा। लेकिन डोर छोटा नहीं है, मैंने पूरी दीवार हटा दी है, क्रेन बुला करके सब हटा दिया। अब कितने भी समग्र आ सकते, कितने भी शिवांश जा सकते, होता है ना। तो ये बेसिकली लार्ज ओपनिंग का मतलब ये था। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बोलो। अच्छा, लेकिन अगर मैं यही कहानी यहां पे कर दूं कि 100 एटीएम प्रेशर है, नाइट्रोजन है, और इधर ऑक्सीजन 20 एटीएम पे है, अब ये छोटा सा इनलेट हो गया, बिल्कुल एक, मतलब ये एक दरवाजा भी नहीं, हाफ डोर समझ लो। अब हाफ डोर है तो नाइट्रोजन इज मोर पावरफुल, वो पहले इसे धक्का देते हुए चला जाएगा यार, समग्र को उठा करके उधर फेंक देगा। कहने का मतलब ये है कि जब ओपनिंग बहुत छोटा हो तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस साइड से आते हैं, इस वजह से वन डायरेक्शनल फ्लो हो पाता है, दोनों डायरेक्शन वाला नहीं हो पाता है। इसलिए इफ्यूजन एक कंप्रेस्ड डिफ्यूजन है। कंप्रेस्ड, बहुत छोटे ओपनिंग से आप उसको अलाउ कर रहे हो तो उसको इफ्यूजन बोलते हैं। समझ में आया? जैसे एग्जांपल बताओ, आप गाड़ियों में, स्कूटी में, साइकिल में हवा भराने जाते हो, वो बहुत पिन होल से वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, वो क्या है? इफ्यूजन। समझ में आया? टायर ब्लास्ट हो जाए तो डिफ्यूजन हो गया, है ना। ऐसा नहीं है यार, वो भी इफ्यूजन ही है, छोटा सा ही पंक्चर होता है ना। ठीक है, तो डिफ्यूजन के लिए बड़ा ओपनिंग आपको देना पड़ेगा। लिखो ये बात, लिखो। डिफ्यूजन इज, हम बना लो तुम लोग डायग्राम, हो तो तुम्हें समझने के लिए बनाया, डायग्राम बना लो। डिफ्यूजन इज द फ्लो ऑफ liquid or gas from its higher pressure side to lower pressure side, from its higher pressure side to lower pressure side।
from its higher pressure side to lower pressure side. Got it? अगला लिख लो. Effusion is a compressed diffusion. That is when diffusion takes place from a pinhole. Effusion is a compressed diffusion. That is when diffusion takes place from a pinhole. बहुत ही पतले पार्ट से इसको निकलना हो तब. ओके. इंटरेस्टिंग क्या है, डिफ्यूजन दोनों तरफ के गैसेस का इंटरमिक्सिंग कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन इधर 20 एटीएम है, इधर ऑक्सीजन 0 एटीएम है, तो ऑक्सीजन इधर से इधर जाएगा, नाइट्रोजन इधर 100 है और इधर 0 है, तो ये इस साइड से इस साइड. लेकिन यहां पे बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन ही डोमिनेट करने वाला है, बस कुछ नहीं. गॉट इट? मतलब एक यूनिडायरेक्शनल है, एक दोनों तरफ से होता है. गॉट इट? अब इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं भाई? तो पूछता है एग्जाम में कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन. सो पहले तो ये आता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आर डी और ई डिफाइन कैसे करते हैं, क्या होता है ये? तो यार ये क्या होगा, डिफ्यूजन क्या होगा बताओ? कितनी, इसे मान लो एक चैम्बर मैंने ऐसे ले लिया और ये बड़ा सा इनलेट रख लिया, यहाँ पे मैंने पिस्टन लगा दिया और इधर से मैं प्रेशर डेवलप कर रहा हूं. ये गैसेस क्या होंगे, बाहर निकलेंगे. बोलो, यही गैसेस कौन सी है, डिफ्यूज गैस. ये डायग्राम बना दें. तो कितना मोल डिफ्यूज हुआ, नंबर ऑफ मोल डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम. ये ऐसे डिफाइन करेंगे. रेट कैसे डिफाइन किया था, कितना मोल निकला या कितना वॉल्यूम बाहर आया पर यूनिट टाइम, यही है ना. तो इसी रेट के बारे में बात हो रहा है, कितना क्वांटिटी बाहर आया पर यूनिट टाइम, यही रेट. तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कितना मोल बाहर आया, वो किस पे, प्रेशर पे नहीं, प्रेशर डिफरेंस पे. ओके. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, कौन कौन सा? सबसे पहला डिफरेंस ऑफ प्रेशर. किसका प्रेशर भाई? ऑफ द गैस किसके बीच में, जिस कंटेनर में ये है और बाहर, बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड की बात हो रही है, इनकी बात हो रही है. मतलब कहने का कि अगर यहां पे मान लो ऑक्सीजन लिया मैंने 100 एटीएम पे और बाहर ऑक्सीजन पहले से ही 50 एटीएम पे पड़ा हो, तो ये 50 एटीएम के इक्विवेलेंट यहां डिफ्यूजन, मतलब इक्विवेलेंट मतलब ये प्रेशर को लेंगे डेल्टा पी. अगर बाहर कुछ नहीं हो, वैक्यूम हो, तब जो अंदर का प्रेशर है वही. ये सुनो, इफ आउटसाइड इज वैक्यूम देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनसाइड प्रेशर. इनसाइड एंड आउटसाइड की बात कर रहे हैं. दूसरा और बताओ, प्रेशर के अलावा किस पे? हाँ जी, साइज ऑफ, एरिया ऑफ इनलेट, एरिया ऑफ द होल. ओके. तीसरा बताओ, बोलो. अरे यार क्या बात कर रहे हैं, कंटेनर की साइज से क्या मतलब है? टेम्परेचर इज द राइट आंसर, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता. टेम्परेचर इज द राइट आंसर. क्यों टेम्परेचर, क्यों नहीं पड़ेगा यार, तू समझ तो सही मेरी बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. साइज कितना भी बड़ा रख, प्रेशर इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर, उसे क्या करेंगे, साइज का लेकर.
अरे यार, तो एट द एंड कौन मॉनिटर हो रहा है? प्रेशर ना। तो फालतू के फैक्टर्स पे क्यों जमाएं? ऐसे तो वॉल्यूम भी आ गया फिर। तो टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर वेट, क्या समझ में आ रहा है? और ये किस चीज का पार्ट है? कितने लोग कह रहे हैं एक लाइन में बोला जाए तो मॉलिक्यूलर स्पीड? यस और नो? भाई, एक तो प्रेशर अपने आप में फैक्टर है, मॉलिक्यूलर स्पीड भी तो एक फैक्टर है, कितना फास्ट एंड स्लो जा रहा है। मॉलिक्यूलर स्पीड यानी थर्ड फैक्टर में आपको मॉलिक्यूलर स्पीड लिखना था, और उसी के सब पार्ट है ये दोनों, टेम्परेचर है। तो अगर मुझे लिखना हो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? डेल्टा पी, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ द ऑरिफिस या ओपनिंग जो भी है, मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर स्पीड। तो क्या रूट ओवर टी बाई एम लिख सकता हूं? क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होता है? अरे आरएमएस या कोई भी ले तो रूट ओवर 3 RT बाई एम होता है ना। तो मैंने वही ले लिया यार, बाकी तो कांस्टेंट हो गए ना, प्रोपोर्शनलिटी लिख। गॉट इट? बोलो। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, मान लो कंडीशन एक जैसा हो, सिमिलर हो। क्या क्या सिमिलर हो? ओपनिंग सिमिलर हो, डिफरेंस ऑफ प्रेशर दो गैसेस के लिए एक जैसा कर दे, टेम्परेचर एक जैसा कर दे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। लिखो, ये पूरा कहानी लिख करके आगे लिखो। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, अरे नहीं यार, अब वो डिफ्यूजन के बाद वो पॉइंट ही लिख लो तुम जैसे भी हो। रेट ऑफ अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, rate of diffusion will be inversely proportional to molecular। यानी R1 by R2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या इस पे प्रॉब्लम कराने की जरूरत है कि कौन फास्ट डिफ्यूज करेगा? जैसे अगर मान लो आपसे पूछे कि बताओ RH2 अपॉन RO2 का वैल्यू बताओ, तो क्या करना है? रूट MO2 अपॉन रूट M। क्या निकल नहीं जाएगा जी? बोलो। 32 अपॉन कितना आ गया? 16। ये कितना आ गया? 4। मतलब कहने का कि हाइड्रोजन 4 गुना ज्यादा फास्ट ऑक्सीजन से निकलेगा सेम कंटेनर, 4 टाइम्स फास्टर। मतलब जिस कंटेनर से ऑक्सीजन 10 ml एक सेकंड में निकलेगा, उसी कंटेनर से अंडर सिमिलर कंडीशन हाइड्रोजन 40 ml पर सेकंड निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इतना ml इतने टाइम में ऑक्सीजन निकल रहा है, तो बताओ सिमिलर कंडीशन में कितना ml हाइड्रोजन का उतने टाइम में निकलेगा? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना? तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? इसका जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन जो एक फ्रेम किया जाता है वो ऐसा है, अब इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन इफ्यूजन का सबसे अच्छा जो क्वेश्चन होता है वो ऐसा फ्रेम किया जाता है कि मान लो जैसे ये क्वेश्चन IIT जेईई में पूछा हुआ था, यहां पे ऐसे कॉटन वगैरह लगा करके एक तरफ से बोला था HCl आ रहा है और एक तरफ से अमोनिया आ रहा है। एक तरफ से कौन आ रहा है? HCl, और दूसरी तरफ से कौन आ रहा है? अमोनिया। अब पूछा था कि ये बताओ, ये जो व्हाइट डेंस फ्यूम होगा, अच्छा दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किए और सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब इसको हीट नहीं कर रहे हैं, जितना टेम्परेचर प्रेशर यहाँ है उतना ही टेम्परेचर प्रेशर, बीच में पाइप पूरा खाली है तो इसके अंदर आ रहे हैं, ग्लास ट्यूब के अंदर। तो एग्जाम में ये पूछा था, ये स्क्रीनिंग का क्वेश्चन था, जब IIT जेईई बहुत पुराना होता था तो उस टाइम पे स्क्रीनिंग अलग एग्जाम हुआ करता था, तो उसमें पूछा था एक बार कि भाई अगर ये दोनों इसे से एंड से आए तो बताओ व्हाइट डेंस फ्यूम किधर बनेगा? अब व्हाइट डेंस फ्यूम क्यों बनता है? अमोनियम क्लोराइड से। किस तरफ बनेगा? जहां वो मिलेंगे पहली बार, किसकी तरफ बनेगा? अमोनिया की एंड की तरफ की, HCl के एंड की तरफ की, बिल्कुल बीचों बीच। तो बता कौन तेजी से भागेगा, अमोनिया या HCl?
देख, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HCl का कितना होता है 36.5, अमोनिया 70। कौन फास्ट भागेगा? अमोनिया। तेजी से अगर ये भागेगा तो किसकी तरफ मिलेगा? यहाँ। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल में ये पूछेगा कि ये बताओ कितना दूर, अगर ये पाइप का लेंथ 10 मीटर है तो एग्जैक्टली बताओ कितने मीटर पे जाके मिलेगा। तो क्या नहीं निकाल दोगे? कौन सा बड़ा बात है? ये R1/R2 निकल जाएगा ना। जैसे मान लो अगर एक तरफ H2O2 दे देते तो जितना जो इसका रेट है वही इसका स्पीड भी तो हो जाएगा यार। रेट ज्यादा होने का मतलब क्या? ज्यादा वॉल्यूम। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब एरिया इनटू लेंथ, तो प्रोपोर्शनल। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं लेंथ कवर्ड बाई हाइड्रोजन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू 4 टाइम्स लेंथ कवर्ड बाई ऑक्सीजन पर यूनिट टाइम। टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा और लेंथ अगर पूरा 10 मीटर है, ये x मान लो तो ये 10 - x, क्या यहां रख दूं आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं ये। हो जाएंगे ये सब क्वेश्चंस, कर लोगे ना? तो ये ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन के सबसे बढ़िया क्वेश्चन। एक और वैरायटी में समझा देता हूं एंड देन वी आर डन विद द लेक्चर। ओके, अब उसमें क्या है, वो एक टेक्निक है जिससे हम लोग ना आइसोटोप्स को इनरिच करते हैं। कहने का मतलब, जैसे मान लो मेरे पास रेशियो है 1:1 का आइसोटोप का ना, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दोनों मिक्स्ड है। अब मैं चाहता हूं कि यार मुझे जो सैंपल मिले वो हाइड्रोजन रिच ज्यादा होना चाहिए, ड्यूटेरियम उसमें कम से कम हो। तो क्या कराना है? इसी चीज का फायदा लेंगे। बताओ कौन फास्ट मूव करेगा, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम? क्योंकि वो हल्का है। H2 एंड D2 में D2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 4, और H2 का, समझ में आ रहा है ना जी, आइसोटोप है। H का 1 होता है, D का कितना होता है 2, तो ये भारी है ज्यादा, तो ये फास्ट भागेगा। तो हम क्या करेंगे कि एक बारी डिफ्यूजन कराएंगे यहां पे रख करके, यहां प्रेशर डेवलप किया और यहां एक ओपनिंग दे दी और यहां पे मिक्सचर था H2 एंड D2, ये दोनों 1:1 थे। अब तो यहां पे बाहर जो डिफ्यूज्ड मिक्सचर आएगा उसमें किसका परसेंटेज ज्यादा होगा? H2 का ज्यादा होगा D2 से, क्योंकि H2 ज्यादा फास्ट निकल रहा है बाहर। अरे अंदर दोनों इक्वल थे ना, तो बाहर जो फास्ट ज्यादा निकलेगा उसका कम क्वांटिटी भी तो ज्यादा आ जाएगा। पूरे टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, इनिशियली डिफ्यूज मिक्सचर। अरे पूरा एकदम पूरा ही निकाल दोगे तो फिर से बाहर भी 1:1 हो जाएगा ना। वो तो इनिशियल पंक्चर की बात होगी, जस्ट हमने स्टार्ट किया उसी समय। बताओ कितने लोग करें, हर मोमेंट पे ये कहानी बदल रही होगी, क्योंकि इंटरनल जो प्रेशर है एंड एक्सटर्नल, उनका डिफरेंस बड़ा अलग अलग। आप बताओ R1/R2 क्या मैं लिख सकता हूं अगर एरिया एंड टेम्परेचर भी सेम हो तो P1/P2 √/M2/M1, कैन आई राइट लाइक दिस? देखना रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या क्या पार्ट था, इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एरिया, प्रेशर मतलब डिफरेंस ऑफ प्रेशर में बोलूं, इनटू √/T/M। अगर मैं बोलूं टेम्परेचर सेम है एरिया सेम है तो भी तो प्रेशर बाई एम का रेशियो होता है ना। तो R1 का मतलब पहले वाले का प्रेशर कितना, R2 का मतलब दूसरे वाले का प्रेशर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए ऐसा आ जाएगा P। और कितने लोग करें, P1 इज द प्रेशर ऑफ वन गैस यानी हाइड्रोजन, P2 इज ऑफ दैट अनदर वन। तो P1/P2 अभी हमने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ से कि P1/P2 का जो रेशियो होगा वो N1/N2 होगा, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, N अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। अरे डाल्टन मिक्सचर ऑफ दैट। तो अब बताओ इसका रेशियो लोगे अगर तुम P1/P2 का N2 अपॉन टोटल मोल इनटू P2, P1/P2 लोगे तो क्या आ जाएगा N1/N2, मतलब मोल का जो रेशियो उनका अंदर है वही उनके प्रेशर का। तो ये P1/P2 का वैल्यू 1:1 आएगा, और जो बाहर निकल रहे होंगे वो किसके बराबर होंगे, इस रेट के। कितना मोल बाहर आया, N आउटसाइड अपॉन टाइम, N आउटसाइड अपॉन टाइम। तो R1/R2 is simply what is the ratio of the mole that is coming out per unit time. Did you get it? कितना आएगा? तो P1 P2 1:1 ही था, तो इसको 1:1। अगर यही कहानी में ट्विस्ट कर देता, बोलता कि नहीं ये 5:1 है, फिर यहां P1 एंड P2 की जगह 5 एंड 1। ये 5 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसके इन अंदर वाला जो प्रेशर होगा वो, बाहर तो वैक्यूम ही है, दोनों के लिए डिफरेंस ऑफ प्रेशर की जगह पे हम प्रेशर लिख सकते हैं। समझ आया? तो इनिशियली डिफ्यूज्ड मिक्सचर यहाँ पे जो मिलने वाले हैं, अगर अंदर उनका रेशियो दिया हो
तो वो फैक्टर भी यहाँ ऐड होता है इनटू m2/m1। अब जितनी बार तुम करोगे, बाहर निकालोगे t इज इक्वल टू 0 पे, उतना जितना लाइटर गैस है वो ज्यादा तेजी से बाहर आएगा, क्योंकि m2/m1 के रेशियो में लाइटर गैस का रेशियो हमेशा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सो मल्टीपल टाइम इफ्यूजन डिफ्यूजन करते जाओगे तो वो रेशियो बढ़ता है। इसके क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइम्स डिफ्यूज करने के बाद जो मिक्सचर आएगा उसका बताओ क्या आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन था इस पूरे टॉपिक का। विद दिस एवरीवन, वी आर डन विथ states of matter and ideal gas equation. That's all for the class.